कहानी शुरू होती है बर्फ से ढकी हुई एक सुनसान जगह से, जहां एक अंधेरी तंग सी सुरंग के अंदर घंटों से एक औरत लेटी हुई अपनी स्नाइपर राइफल के स्कोप से दूर नजर आने वाले रनवे को देख रही होती है। उसका नाम ड्रासा है। नीचे एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी की मूवमेंट बढ़ रही होती है, क्योंकि एक खास सरकारी अफसर का प्राइवेट जेट लैंड करने वाला होता है। और जैसे ही प्लेन लैंड करता है और टारगेट रेड कार्पेट पर चलकर बाहर निकलता है, वो अपनी सांस रोककर ट्रिगर दबा देती है। गोली कई किलोमीटर का फासला तय करते हुए सीधा उस आदमी के सीने में जा लगती है और वो फौरन जमीन पर गिर जाता है। लोग इधर उधर भागने लगते हैं, मगर किसी को अंदाजा तक नहीं होता कि गोली किस तरफ से चली। ड्रासा आराम से अपनी राइफल खोलती है, खाली शेल निकालकर अपनी पॉकेट में रखती है और अंधेरे में गायब हो जाती है। अगला सीन एक कब्रिस्तान का होता है, जहां वो अपनी माँ की कब्र पर खड़ी होती है और वहां उसका बाप पहले से मौजूद होता है। ड्रासा अपनी पॉकेट से गोली का खोल निकालकर अपने बाप को देती है, जो उन सब खोलों को संभाल कर रखता है, जैसे हर खोल एक गुनाह का हिसाब हो। बाप उससे बताता है कि उसे कैंसर का आखिरी स्टेज है और डॉक्टर्स ने उम्मीद छोड़ दी है। वो कहता है कि अगर बीमारी ने उसे ना मारा तो वो 14 फरवरी को खुद अपनी जिंदगी खत्म कर देगा, क्योंकि उसकी बीवी के बगैर जीना उसके लिए बेमानी है। ड्रासा की आंखें भर आती हैं, मगर वो अपनी जज्बात दबा लेती है। फिर वो बताती है कि उसे एक नया मिशन मिला है जो पूरा 1 साल चलेगा और शायद वो इस दौरान वापस ना आए। उसका बाप बस उसे देखता रहता है, जैसे वो समझ रहा हो कि शायद ये उनकी आखिरी मुलाकात हो। सीन शिफ्ट होता है और हम लीवाई को देखते हैं, जो समंदर के किनारे अकेला बैठा होता है। रात का अंधेरा, तेज हवा और उसके चेहरे पर थकान और अंदरूनी जंग का असर साफ नजर आता है। वो एक रिटायर्ड मिलिट्री स्नाइपर है, जो अब भी अपने माजी के खौफनाक मनाजिर से निजात नहीं पा सका। उसे रातों को नींद नहीं आती और जब आती है तो चीखते हुए उठता है। वो अपनी डायरी में कुछ लिख रहा होता है जब उसके फोन पर एक एन्क्रिप्टेड मैसेज आता है, जिसमें उसे फौरन एक सीक्रेट मिलिट्री बेस रिपोर्ट करने को कहा जाता है। वहां उसकी मुलाकात बार्थो नाम की एक सीनियर ऑफिसर से होती है, जो सीधा सवाल करती है कि अगर वो मर गया तो उसे याद करने वाला कोई है या नहीं। लीवाई ठंडी मुस्कुराहट के साथ कहता है कि दुनिया में उसका कोई नहीं। बस फिर उसे बिना ज्यादा तफसील दिए एक क्लासिफाइड मिशन ऑफर किया जाता है जो 1 साल चलेगा। वो हाँ कर देता है और उसे सिडेट करके प्लेन में बिठाया जाता है। जब होश आता है तो वो हवा में होता है और उसे पैराशूट के जरिए एक बर्फानी और पुरअसरार इलाके में गिरा दिया जाता है। उससे कहा जाता है कि 32 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ पैदल चले और अपनी पोस्ट तक पहुंचे। 2 दिन तक बर्फ, पहाड़ों और सुनसान वादियों से गुजरते हुए वो आखिर एक पुराने वॉच टावर तक पहुंचता है, जहां एक और सोल्जर जेडी अपनी ड्यूटी के आखिरी दिन पर होता है। जेडी उसे टावर के रूल समझाता है, कहता है कि सामने दूसरा टावर है जो ईस्टर्न साइड पर है और वहां दूसरे मुल्क का स्नाइपर तैनात होता है, मगर डायरेक्ट कांटेक्ट मना है। दोनों टावर्स के दरमियान एक बेहद गहरी और तारीक खाई है, जिसे गॉर्ज कहा जाता है। जेडी बताता है कि 1940 में 2400 सोल्जर्स को नीचे भेजा गया था, मगर कोई वापस नहीं आया। नीचे अजीब मखलूक रहती हैं, जिन्हें हॉलो मैन कहा जाता है, जो आदमी और किसी और चीज का गलीज इत्तेहाद लगते हैं। जेडी उसे वार्निंग देता है कि अगर सायरन बजे तो फौरन बंकर में चला जाए। उस रात जब जेडी हेलीकॉप्टर में बैठकर वापस जा रहा होता है, तो लीवाई देखता है कि अचानक हेलीकॉप्टर से ही जेडी को गोली मारकर नीचे गिरा दिया जाता है। लीवाई शॉक में जम जाता है और समझ जाता है कि यहाँ से कोई जिंदा वापस नहीं जाता। अब वो ऑफिशियली टावर का नया गार्ड बन चुका होता है और उसकी साल भर की तन्हा खौफनाक ड्यूटी शुरू हो चुकी होती है। तन्हाई के कुछ दिन गुजरने के बाद लीवाई अपने टावर की रूटीन में ढलने लगता है, मगर उसे हर वक्त नीचे से आने वाली अजीब सी आवाजें बेचैन रखती हैं। रात को जब हवा गॉर्ज के अंदर से गुजरकर चीखने जैसी गूंज पैदा करती है, तो उसे लगता है जैसे कोई जिंदा चीज नीचे हिल रही हो। एक सुबह जब वो बिनोक्यूलर से सामने वाले ईस्टर्न टावर को देख रहा होता है, तो उसे पहली बार वहां मूवमेंट नजर आती है। स्कोप जूम करता है और उसे एक और स्नाइपर दिखता है, जो बिल्कुल उसी तरह डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड होता है जैसे वो खुद। कुछ लम्हों बाद उसे एहसास होता है कि वो स्नाइपर एक औरत है, ड्रासा, जो अपनी राइफल साफ कर रही होती है। दोनों के दरमियान फासला गहरा है, डायरेक्ट कांटेक्ट मना है, फिर भी दोनों बार बार एक दूसरे की तरफ देखते रहते हैं, जैसे इस सुनसान दुनिया में सिर्फ वो 2 ही जिंदा इंसान बचे हों। कुछ दिन तक सिर्फ नजरों का तबादला होता रहता है और यहीं से दोनों के दरमियान खामोश गुफ्तगू का सिलसिला शुरू हो जाता है। वो रोज किसी न किसी बहाने से बोर्ड्स पर छोटे छोटे जुमले लिखते हैं, अपना नाम बताते हैं, अपनी नेशनैलिटी का इशारा करते हैं, मगर अपनी असल पहचान छुपाते हैं। लीवाई उसे बताता है कि वो रिटायर्ड मिलिट्री स्नाइपर है, जबकि ड्रासा अपने बारे में सिर्फ इतना कहती है कि वो कॉन्ट्रैक्ट वर्क करती है। दोनों एक दूसरे की शूटिंग स्किल्स ऑब्जर्व करते रहते हैं और एक दिन लीवाई मजाक में दूर रखे एक छोटे मेटल कैन को एम करता है और सिंगल शॉट में गिरा देता है।
ड्रासा उसे चैलेंज करते हुए उससे भी छोटी चीज को निशाना बनाकर उड़ा देती है। ये एक साइलेंट कंपटीशन बन जाता है जिसमें दोनों एक दूसरे को इम्प्रेस भी कर रहे होते हैं और अपनी तन्हाई भी कम कर रहे होते हैं। मगर तभी अचानक सायरन बज उठता है जो पूरी वादी में गूंज जाता है। लीवाई घबराकर बंकर की तरफ भागता है और नीचे गॉर्ज में मूवमेंट देखकर उसका खून जम जाता है, क्योंकि अंधेरे में कई साए दीवार चढ़ते नजर आते हैं। हॉलो मैन पहली बार सरफेस पर अटैक करते हैं। उनके जिस्म आधे इंसानी और आधे किसी और मखलूक जैसे लगते हैं। आंखें चमक रही होती हैं और उनकी हरकतें जानवर से भी ज्यादा तेज होती हैं। लीवाई अपनी मशीन गन एक्टिवेट करता है और गोलियां बरसाता है, जबकि सामने वाले कावर से ड्रासा भी फायरिंग शुरू कर देती है। दोनों मिलकर नीचे चढ़ते हुए दरिंदों को गिरा देते हैं, मगर कुछ मखलूक इतनी ताकतवर होती हैं कि गोली लगने के बाद भी उठ खड़ी होती हैं। एक लम्हे के लिए लीवाई का जनरेटर फेल हो जाता है और अंधेरा छा जाता है। तब ड्रासा अपनी स्पॉटलाइट लीवाई की तरफ मोड़ देती है ताकि उसे क्लियर विजन मिल सके। इस टीम वर्क की वजह से वो पहला हमला रोकने में कामयाब हो जाते हैं, मगर दोनों समझ जाते हैं कि नीचे जो भी है वो सिर्फ अफवाह नहीं बल्कि जिंदा और खतरनाक हकीकत है। उस रात के बाद उनका रिश्ता सिर्फ मजाक और गुफ्तगू तक महदूद नहीं रहता, बल्कि एक गहरी इमोशनल डिपेंडेंसी में बदलने लगता है। लीवाई उसे अपने नाइटमेयर्स के बारे में बताता है और ड्रासा अपने बाप की बीमारी का जिक्र करती है और कहती है कि 14 फरवरी उसके लिए सबसे मुश्किल दिन होगा। लीवाई उस बोर्ड को देखकर देर तक खामोश रहता है, जैसे उसने कोई फैसला कर लिया हो, और इसी बेचैनी और गहरे कनेक्शन के साथ वक्त आगे बढ़ता रहता है, जब तक वैलेंटाइंस डे करीब नहीं आ जाता और लीवाई अपनी जिंदगी का सबसे खतरनाक रिस्क लेने का इरादा नहीं कर लेता। रात होते ही वो अपने टावर के ऊपर से एक मजबूत केबल निकालता है जो इमरजेंसी सप्लाई लाइन के लिए यूज होती थी। हवा तेज चल रही होती है और नीचे अंधेरा बेइंतहा गहरा लगता है। लेवी अपनी हार्नेस टाइट करता है, एक गहरी सांस लेता है और गॉर्ज के ऊपर से स्लाइड करते हुए द्रासा के टावर की तरफ रवाना हो जाता है। नीचे से ठंडी हवा का झोंका उसे हिला देता है और कुछ लम्हों के लिए केबल जोर से झटका खाती है, मगर वो बैलेंस बना लेता है। दूसरी तरफ द्रासा पहले तो शॉक में जम जाती है जब वो उसे अपनी तरफ आते देखती है, फिर जल्दी से ऊपर प्लेटफॉर्म पर आकर उसे पकड़ लेती है और लेवी उसके टावर पर लैंड कर जाता है। दोनों कुछ पल के लिए सिर्फ एक दूसरे को देखते रहते हैं, जैसे सालों की तन्हाई उस एक नज़र में टूट गई हो। फिर द्रासा उसे अंदर ले जाती है जहां पहली बार वो आमने सामने बैठकर बात करते हैं, बिना व्हाइट बोर्ड के। लेवी उसे तसल्ली देता है कि चाहे जो हो वो अकेली नहीं है, और द्रासा पहली बार अपने जज्बात खोल कर बताती है कि वो हर मिशन के बाद गोली का खोल अपने बाप को इसलिए देती थी ताकि वो उसके गुनाहों का बोझ शेयर कर सके। वो कहती है कि अगर उसका बाप चला गया तो उसके पास दुनिया में कोई नहीं बचेगा। लेवी उसका हाथ पकड़कर कहता है कि अब है। दोनों के दरमियान जज्बात गहरे हो जाते हैं और वो एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, जैसे इस पुरअसरार दुनिया में उनका मिलना तकदीर का हिस्सा हो। मगर वक्त कम होता है और लेवी को वापस जाना पड़ता है, क्योंकि सुबह होने से पहले उसे अपने टावर पर होना जरूरी है। द्रासा उसे रस्सी तक छोड़ने आती है। लेवी मुस्कुराकर कहता है कि वो सुबह बोर्ड पर लिखेगा स्टिल अलाइव, और फिर वो केबल पर वापस रवाना हो जाता है। मगर बीच गॉर्ज में अचानक पुरानी सपोर्ट क्लैंप टूट जाती है, केबल झटके से हिलती है और लेवी का बैलेंस बिगड़ जाता है। कुछ लम्हों तक द्रासा शॉक में खड़ी रहती है, फिर बिना सोचे समझे वो भी टावर के किनारे पर आकर नीचे देखकर फैसला कर लेती है और गॉर्ज में छलांग लगा देती है। हवा का जोरदार झोंका, तेज गिरावट और फिर पानी में जोर का स्प्लैश। दोनों गहरी तह में डूब जाते हैं, मगर होश में आने पर खुद को जिंदा पाते हैं। नीचे का मंजर किसी ख्वाब या दुश्मन दुनिया से कम नहीं होता। जमीन पर अजीब सी रोशनी चमक रही होती है। दरख्तों की जगहों पर आधे इंसानी जिस्म लटक रहे होते हैं जो जैसे जमीन के साथ जुड़ गई हों। हवा में जहरीली नमी है और दूर से हॉलो मैन की घर्राहट सुनाई देती है, जहां उन्हें पुरानी मिलिट्री यूनिफॉर्म्स पहने हुए आधे मुतासिर सोल्जर्स नजर आते हैं, जो शायद वही 2400 लोग थे जिन्हें 1940 में नीचे भेजा गया था। कुछ हॉलो मैन उन पर हमला करते हैं और करीबी लड़ाई होती है, जहां लेवी नाइफ से एक मखलूक को गिरा देता है और द्रासा अपनी पिस्टल से दूसरे को शूट करती है। मगर ये सब देखकर उन्हें अंदाजा हो जाता है कि ये सिर्फ सरफेस अटैक से कहीं ज्यादा गहरा राज है। आगे चलकर उन्हें पत्थरों के दरमियान एक पुरानी अंडरग्राउंड फैसिलिटी का दरवाजा मिलता है जो आधा टूट चुका होता है। अंदर जाकर वो जनरेटर्स, रिसर्च लैब्स और रस्टेड कंप्यूटर्स देखते हैं जो बताते हैं कि यहाँ कभी कोई बड़ा मिलिट्री एक्सपेरिमेंट हुआ करता था। एक पुरानी रिकॉर्डेड वीडियो चलती है जिसमें साइंटिस्ट्स बताते हैं कि कोल्ड वॉर के दौरान यहाँ केमिकल एनहांसमेंट प्रोजेक्ट चलाया गया था जिसका मकसद सुपर सोल्जर्स बनाना था। मगर एक जबरदस्त अर्थक्वेक ने केमिकल स्टोरेज तोड़ दिया और जहरीली गैस गॉर्ज में फैल गई, जिसने नीचे तैनात तमाम फौजियों को म्यूटेट कर दिया। लेवी और द्रासा ये सब देखकर समझ जाते हैं कि हॉलो मैन असल में इंसान थे जिन पर एक्सपेरिमेंट हुआ और फिर उन्हें यहाँ छोड़ दिया गया।
मगर सबसे बड़ा शॉक तब मिलता है जब एक मॉडर्न सिस्टम एक्टिव होता है और उन्हें पता चलता है कि ये फैसिलिटी अब भी सीक्रेटली फंडेड है और ऊपर जो गार्ड्स हर साल बदले जाते हैं उन्हें असल में इसलिए मारा जाता है ताकि कोई सच बाहर न ले जा सके। और इस सब के पीछे एक प्राइवेट डिफेंस कॉर्पोरेशन डार्क लेक इनिशिएटिव का हाथ होता है जो म्यूटेशन को वेपनाइज करना चाहती है। लेवी और द्रासा एक दूसरे की तरफ देखते हैं और समझ जाते हैं कि अगर वो यहाँ से निकले तो सिर्फ भागना काफी नहीं होगा, उन्हें इस पूरी जगह को तबाह करना होगा, वरना ये खौफ दुनिया तक पहुंच सकता है। सिस्टम में एक फाइनल प्रोटोकॉल मौजूद होता है, एक अंडरग्राउंड मिसाइल जो इमरजेंसी में पूरी गॉर्ज को सील कर सकता है। ब्लास्ट रेडियस 4.2 किलोमीटर तक हर चीज को मिटा सकता है, मगर एक्टिवेशन मैनुअल ओवरराइड से ही मुमकिन होता है और उसके लिए किसी को कंट्रोल रूम में रहना पड़ेगा। द्रासा फौरन कहती है कि वो रुकेगी क्योंकि लेवी के पास ज्यादा चांसेस है बचने के, मगर लेवी इनकार करता है और कहता है कि उसने जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा जंग और गिल्ट में गुजारा है, अब अगर मरना भी है तो किसी मकसद के लिए मरेगा। बहस के दरमियान अचानक फैसिलिटी के ऊपर हेलीकॉप्टर की आवाज गूंजती है और लाइव फीड पर बार्थो नजर आती है जो एक टैक्टिकल टीम के साथ आई होती है। अलार्म सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, मिसाइल आर्मिंग काउंटडाउन शुरू हो जाता है और पूरी फैसिलिटी रेड लाइट से भर जाती है, जबकि नीचे से जबरदस्त धमाका होता है। जमीन हिल जाती है, आग और धुआं आसमान की तरफ उठता है और पूरी गॉर्ज कोलैप्स होने लगती है। शॉक वेव से टावर टूट जाते हैं और सब कुछ मलबे में तब्दील हो जाता है। द्रासा जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाती है। कुछ वक्त बाद जब वो होश में आती है तो वहां सिर्फ खामोशी होती है। गॉर्ज अब एक सील हो चुका गड्ढा बन चुका होता है जहां से कोई आवाज नहीं आती। वो समझ लेती है कि लेवी चला गया। द्रासा आंसुओं के साथ मुस्कुराती है, मगर उसे लगता है ये सिर्फ अल्फाज थे। फिर एक शाम जब वो समंदर के किनारे चल रही होती है तो पीछे से एक आवाज आती है, स्टिल अलाइव। वो मुड़कर देखती है और सामने लेवी खड़ा होता है। दोनों एक दूसरे के पास आते हैं और यहीं पर उनकी कहानी खत्म होती है। रोज ऐसे ही इनसेन एक्शन चाहिए तो सब्सक्राइब बटन दबाओ और गैंग का हिस्सा बनो।